सीएसआई कि आज के इस नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन सत्र में इस समारोह में उपस्थित सीएसआई के प्रेसिडेंट डॉक्टर धीमान काहली जी, सीएसआई प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी जी, सीएसआई जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर टीपी सिन्हा जी, साइंटिफिक चेयरमैन डॉक्टर हरिंदर कुमार बाली जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशन अमित कुमार घोष जी, वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी मेजर जनरल अमित देवगन जी, डॉक्टर ऋषि सेठी जी, डॉक्टर शरद चंद्रा जी और आज की इस सीएसआई की कॉन्फ्रेंस में उपस्थित देश और दुनिया के हमारे सभी हृदय रोग से जुड़े हुए विशेषज्ञगण, प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले आप सभी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस इंटरनेशनल सेमिनार में हृदय से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन की पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के अपने सभी मेडिकल कॉलेजेस को इसके साथ एफिलिएटेड किया है और इस कन्वेंशन हॉल में ये अपने आप में पहली इतनी बड़ी सेमिनार कार्डियोलॉजी की हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने एक लंबी यात्रा तय करने के बाद उत्तर प्रदेश को इस कॉन्फ्रेंस के लिए चयन किया और उसमें भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह आयोजन हो रहा है, क्योंकि जब यहां की लोकल कमेटी मुझसे मिली थी तो मैं ये मानता था कि आप किसी होटल में कार्यक्रम कर रहे होंगे, SGPCI में या KGMU में ये कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। लेकिन जब मुझे लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम होना है तो मैं इस बारे में था कि इतनी बड़ी संख्या में देश भर से और दुनिया से भी कार्डियोलॉजिस्ट पहुंचेंगे तो क्या यह संभव हो पाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय का एक्ट भी मैंने पारित कराया, इसके निर्माण के कार्यक्रम भी मैंने तैयार किए थे, लेकिन विश्वविद्यालय में मैं पहली बार यहां आया हूं। यद्यपि इसका उद्घाटन वर्चुअल इस सभागार और विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी वर्चुअल मैंने ही किया था, लेकिन विश्वविद्यालय में आने का मुझे अवसर नहीं मिला था और इस कॉन्फ्रेंस के बहाने मुझे आज आप सबसे संवाद करने और विश्वविद्यालय के इस भव्य सभागार को देखने, जो सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा जिसका उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बना है, तो यह आपके लिए
अत्यंत आनंद का विषय होगा कि आप सब अपनी एक कॉन्फ्रेंस यहां पर कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में और बदलते हुए भारत का वह स्वरूप है जिसमें भारत एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ आज दुनिया के अंदर खड़ा है, और उत्तर प्रदेश जो आज से 9 वर्ष पहले तक स्वयं भी बीमारू राज्य था, आज वह भारत की अर्थव्यवस्था के एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और उस भूमिका के साथ यह कॉन्फ्रेंस आपकी हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से आपको इस कॉन्फ्रेंस के लिए धन्यवाद देता हूं, और आप सभी को इस सफल आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, नॉन कम्युनिकल डिजीज के बारे में जिस चर्चा को आप आगे बढ़ाए हैं, ये हम सबकी चिंता का विषय है। भारत जैसे देश में जहां पर प्राचीन काल से ही इन चीजों पर ध्यान देने की एक पहले से ही ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहा है कि समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना आहार लेना, वह भी संतुलित मात्रा में लेना, आहार भी हो लेकिन पौष्टिक भी हो, उसकी मात्रा कैसे होनी है, इस सब बातों को प्राचीन काल में ही से हम लोग याद करते रहे हैं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते रहे हैं। लेकिन दिनचर्या बदली, लाइफ स्टाइल बदली, परिणाम भी हम सबके सामने हैं और उसकी चुनौतियां भी। आज हम सब जिस चुनौती से घिरे हुए हैं, इसके 2 पक्ष हम सबके सामने बहुत स्पष्टता के साथ दिखाई देते हैं। एक पक्ष बचाव का है और एक पक्ष उपचार का है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि आप इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको दूसरा पक्ष पसंद होगा, क्योंकि आपका उपचार में रुचि है, आपको अपने इनोवेशन को और अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इस फील्ड में रुचि भी है, और अपने प्रोफेशनल को आगे बढ़ाने में भी आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब इसमें कुछ नयापन करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप मुझ जैसे व्यक्ति से पूछेंगे तो मैं इसके पहले पक्ष में ज्यादा विश्वास कर रहा हूं। मेरा मानना है कि हमें बचाव के पक्ष पर विशेष ध्यान देकर के अवेयरनेस के उस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहिए जो व्यक्ति को एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए और स्वस्थ लाइफ स्टाइल के लिए उसको तैयार कर सके, और यह आने वाले समय की उन चुनौतियों के लिए हम सबको तैयार करेगा। क्योंकि जो चैलेंजेज हैं हम सबके सामने, उसके बारे में जिस तेजी के साथ इस प्रकार की बीमारियों का फैलाव हुआ है और एक बड़ा तबका उसकी चपेट में आ रहा है, वह हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार के स्तर पर कदम न उठाए गए हों, मैं इस बारे में देखता हूं कि आज से 8 वर्ष 10 वर्ष पहले तक अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति किसी बीमारी की चपेट पे आता था तो पूरा परिवार चिंतित होता था। चिंता इस बात की होती थी कि उपचार में पता नहीं कितना खर्चा होगा, पैसे की चिंता पहले, उतने संस्थान नहीं थे,
उतने विशेषज्ञों का अभाव था। आज मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम पीएम जन आरोग्य योजना में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा, भारत के लगभग 55 से 60 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, कि जिसमें प्रतिवर्ष वह 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी आबादी दुनिया के अंदर कहीं भी इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकता जितना भारत आयुष्मान अपने देश के अंदर उपलब्ध करवाई है। मैं स्वयं इस बात को देखता हूं, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से मैंने अकेले 25 में लगभग 1400 करोड़ रुपए पब्लिक को हेल्थ के लिए, उपचार कराने के लिए उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत जो लोग छूटे हुए थे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो लोग इन सब सुविधाओं से वंचित थे, उनको हम लोगों ने सीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये सुविधा उपलब्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। अभी हाल ही में हम लोगों ने अपने यहां के सभी प्रकार के शिक्षकों को, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, रसोईया, जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाती है, इन सबको हमने इससे कवर किया। एक बड़ा तबका इससे कवर हो रहा है। उन्हें इन सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई की। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 10 वर्ष पहले गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस केवल संचालित थे। आप याद करिए, आज 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी है लेकिन 17 मेडिकल कॉलेजेस। और आज केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे सफलतापूर्वक हो रहा है। हर जिले के अंदर हम लोगों ने आईसीयू का निर्माण किया है। कैथ लैब का भी निर्माण हम लोगों ने बहुत सारे स्थानों पर प्रारंभ किया है। निजी क्षेत्र में भी अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हो रहे हैं। हमारे जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करके वहां पे इन सुविधाओं को बढ़ाया है। लखनऊ में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन के साथ साथ टेली आईसीयू की भी व्यवस्था, वर्चुअल आईसीयू की व्यवस्था अब उन लोगों ने राज्य के अन्य कॉलेजेस के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ करके सुविधा तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। लेकिन सुविधा बढ़ाने के साथ साथ सरकार के स्तर पर कुछ और भी प्रयास हुए कि इसमें जो आवश्यक उपकरण हैं वह भी सस्ते हों। उत्तर प्रदेश में हम मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, अच्छी दवाइयां मिले और सस्ती दवा मिले। यूपी के अंदर हम लोग फार्मा पार्क का निर्माण भी तेजी के साथ आगे बढ़ाए। यह पक्ष वह है जो उपचार को सस्ता भी कर रहा है, सुलभ भी कर रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल को बदले बगैर और व्यापक अवेयरनेस कैंपेन के बगैर इसको महामारी होने से
हम नहीं बचा पाएंगे। कितना उपचार करेंगे, कितना उपचार का रास्ता हम निकालेंगे। आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। जो लोग प्राइवेट में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने संस्थान चला रहे हैं, उनके लिए उतनी समस्या नहीं होती, लेकिन जो गवर्नमेंट संस्थानों में काम कर रहे हैं उनके बाद भीड़ लगती है। आप सोचिए, केजीएमयू की पर डे की जो ओपीडी है और 12,000 से 14,000 की है। एम्स दिल्ली की प्रतिदिन की जो ओपीडी है वह 16 से 17,000 की प्रतिदिन है। एसजीपीजीआई की 10 से 12,000 की ओपीडी जाती है। आप मुझे बताइए कि इतनी बड़ी ओपीडी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, क्या हम क्वालिटी हेल्थ की गारंटी दे सकते हैं? क्या डॉक्टर पर्याप्त समय अपने उस पेशेंट को दे पाएगा? और ये आज की स्थिति है। भविष्य में क्या होना है? जिस तेजी के साथ लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल बदली है, 4 से 6 घंटे एक सामान्य व्यक्ति के अपने स्मार्टफोन पे खर्च हो रहे हैं, और वह उसके लिए एक नई बीमारी वहां से खड़ी हुई है। ऐसे ही जिस तेजी के साथ डायबिटीज का फैलाव हुआ है, वह एक नई चुनौती हम सबके सामने है। और इन सब से बचाव के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आज भी लोगों को इसके बारे में तैयार करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने स्तर पर कैंपेन चलाती है, अपने स्तर पर तैयारी करती है, लेकिन अगर यही बात एक डॉक्टर बोलता है तो लोगों में ज्यादा प्रभाव डालता है। लोग उसको ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से और ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आज चैलेंज क्या है? आप याद करिए, पहले लोग समय पे जगते थे, समय पे उठते थे, समय पे जगते थे, समय पे सोते थे, समय पे अपना आहार भी लेते थे, वह संतुलित होता था। आज क्या है? मैंने एक बार इसी वर्ष दीपावली के ठीक पहले कुछ स्थानों पर छापेमारी करवाई। मैंने कभी मिलावट की चीजों में जो भी खाद्यान्न, जिनमें खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, व्यापक रूप से छापेमारी करो। क्योंकि मैं एक जिले में गया, मैंने वहां सर्वे किए, मैंने कहा कितनी डेयरी हैं, कितना यहां पे दुग्ध उत्पादन होता है। और मैं भौचक था इस बात को लेकर के कि कुछ सज्जन ऐसे थे जिन लोगों के पास कोई डेयरी नहीं, कोई दूध का आवक नहीं, लेकिन उनको ऑर्डर दो, वो एक झटके में अगले 24 घंटे के अंदर कई कुंटल पनीर और खोआ सप्लाई करने की सामर्थ्य रखते थे। तो मैंने कहा कौन सी इनके पास ऐसी मशीन है कि जिससे इतनी तेजी के साथ ये कर रहे हैं। तो मैंने उनकी सूची तैयार करवाई और एक दिन अचानक छापेमारी मैंने करवाई। और ये छापेमारी मेरी सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में मैंने एक साथ करवाई, कई टीमें लगवा करके। हजारों कुंटल हमें खोआ और पनीर बरामद किया, और ये सब मिलावटी था। आज आप जाते होंगे किसी भी शादी ब्याह के फंक्शन में जाते होंगे, क्या गारंटी है ये कौन सा पदार्थ वहां पे व्यक्ति खिला रहा है? कोई गारंटी नहीं है। खान पान की आदतें, लोगों की लाइफस्टाइल। प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के साथ ही योग को 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी तेजी के साथ उसका फैलाव किया। दुनिया उसको अंगीकार कर रही है। अब भारत के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर हम देखते हैं तेजी के साथ इसको लोग आगे बढ़ा चुके हैं। अगर आप भी लोगों को बोलें कि भाई समय पे जगने की आदत डालो,
देर रात्रि तक स्मार्टफोन का उपयोग करना बंद करो। अगर आप भी उन लोगों को बोलेंगे, आपके स्तर पर भी इस प्रकार के हैंडबिल प्रकाशित हों, समय समय पर इंटरव्यू हो और इन बातों को लेकर के आप ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। गवर्नमेंट अपने स्तर पर करती है और हम लोग दोनों पक्षों को लेकर के चलते हैं, अवेयरनेस के पक्ष को लेकर के भी, लेकिन साथ साथ इसके उपचार के पक्ष को लेकर के भी। दूसरा, उपचार हो तो कैसे हम सस्ता और सहज कर सकते हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार करा सके। यद्यपि अभी तक ईश्वर की कृपा यह है कि गरीब को हार्ट की बीमारी कमी होती है, क्योंकि उसकी मेहनत और उसका परिश्रम उसको करता है। दूसरा यह है कि अगर किसी को हो ही गया तो उसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा आज के दिन पे है कि वो अपना बाईपास सर्जरी भी करा सकता है, एंजियोग्राफी भी करा सकता है, एंजियोप्लास्टी भी करा सकता है। उसमें उसके सामने उतनी चैलेंजेस अब उतनी नहीं रही, लेकिन कार्य क्षमता पे असर तो पड़ता ही है। कैसे हम इसके लिए लोगों को तैयार कर सकें। दूसरा, जब पेशेंट की स्क्रीनिंग होगी और क्वालिटी आएगी तो आप क्वालिटी दे भी पाएंगे, उसको देने में आपके लिए और सरल हो सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में अवश्य कहूंगा कि आप सभी देश भर से और दुनिया से भी तमाम हमारे प्रतिष्ठित इस फील्ड के विशेषज्ञगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम इन दोनों पक्षों पर विचार करें और दोनों पक्षों को लेकर के अगर हम चलेंगे तो अवश्य परिणाम आएगा। जो परिणाम आएगा वह इस फील्ड के लिए तो उपयोगी होगा ही, सबसे महत्वपूर्ण होगा कि स्वस्थ नागरिक होगा तो स्वस्थ समाज भी होगा, और स्वस्थ समाज होगा तो एक सशक्त देश भी होगा, सशक्त भारत भी होगा। उस सशक्त भारत के निर्माण के लिए और विकसित भारत की जिस परिकल्पना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, उन्होंने देशवासियों के सामने एक टाइमलाइन दी है कि देश जब अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा तब हमें कैसा भारत चाहिए, एक सशक्त भारत चाहिए। बीमारू भारत विकसित नहीं हो सकता है, बीमारू भारत सशक्त नहीं हो सकता, बीमारू भारत आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकता। और इसलिए बीमारी से मुक्त करने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि हार्ट एक ऐसा है, व्यक्ति की किडनी काम करनी बंद कर दी तो डायलिसिस से कुछ दिन चल सकता है, अन्य बीमारियां होती तो कुछ दिन उसका आगे बढ़ सकता है, लेकिन हार्ट जिस दिन बंद हो, जिस समय ब्लॉक होता है, उसके साथ ही उसकी दूसरे लोक की यात्रा भी प्रारंभ होती है। और वह स्वस्थ दिनचर्या से, स्वस्थ लाइफस्टाइल से ही हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपके CSI की इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपके स्तर पर जो यहां पर जिन मुद्दों, जो पेपर्स यहां रखे जाएंगे, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे, उसमें दोनों पक्षों को लेकर के एक कॉमन मैन के बारे में भी हम लोग अपने किसी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को आगे बढ़ा करके इस कॉन्फ्रेंस को एक नई गति दे करके विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर नागरिक और एक कार्डियोलॉजिस्ट भी उसमें किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन कर सकता है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में आप सब मदद करेंगे। आप सबको मैं इस CSI के लिए हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।